नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जवाबी कार्रवाई में नहीं गिनेंगे गोलियां। भारत को अस्थिर करने का लगाया आरोप। MTCR का 35वां सदस्य बनेगा भारत। विदेश सचिव एस जयशंकर करेंगे हस्ताक्षर। उच्च मिसाइल तकनीक हासिल करने में मिलेगी मदद। चीन पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया। द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत के हितों का रखे ख्याल। साल के आखिर में फिर हो सकती है NSG की बैठक। ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल। विपक्षी दल लेबर पार्टी में बगावत। शैडो कैबिनेट से 11 सदस्यों का इस्तीफा। स्कॉटलैंड में फिर उठी आजादी की मांग। और रियो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 100 के पार। 200 मीटर में सरबनी और 400 मीटर में मोहम्मद अनस लगाएंगे दौड़। लंबी कूद में अंकित शर्मा और तीरंदाजी में अतनु दास ने किया क्वालिफाई। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। पंपोर हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पहले गोलीबारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो जवाब में गोलियां नहीं गिनेंगे। राजनाथ सिंह ने कश्मीर में घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट तौर से पाकिस्तान पर भारत को अस्थिर करने का आरोप लगाया। इस बीच गृह मंत्रालय ने 3 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है जो मंगलवार को कश्मीर का दौरा करेगी। ये टीम पंपोर में हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी खामियों का पता लगाएगी। शनिवार को पंपोर हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए थे। मैंने कहा था कि आज से मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, पहली गोली तो अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाना चाहिए, गिना भी नहीं जाना। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी प्रेक्षपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का पूर्ण सदस्य बनने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि विदेश सचिव एस जयशंकर इसमें शामिल होने से जुड़े दस्तावेजों पर फ्रांस, हॉलैंड और लग्जमबर्ग के राजदूतों की मौजूदगी में आज हस्ताक्षर करेंगे। इससे भारत उच्च स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद करने में सक्षम होगा। साथ ही रूस के साथ संयुक्त उपक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल समूह में 34 सदस्य देश हैं। NSG की सियोल बैठक में भारत को भले ही अपेक्षित परिणाम हासिल ना हुए हों, लेकिन भारत NSG में शामिल होने के लिए प्रयास जारी रखेगा। भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ने के लिए भारत के हितों का ख्याल रखना जरूरी है। भारत समेत NPT पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों की सदस्यता पर चर्चा के लिए साल के आखिर में NSG की दोबारा बैठक हो सकती है। PTI के मुताबिक मैक्सिको के सुझाव पर यह फैसला लिया गया है। इस बीच भारत ने साफ किया है कि वो NSG में शामिल होने की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए चीन को भारत के हितों का ध्यान रखना होगा। एक देश ऐसा था जो कि प्रोसीजरल बाधाएं डाल रहा था, जिसकी वजह से निर्णय नहीं हो पाया, और हमारा प्रयास जारी रहेगा और हमारी चीन के साथ इस पर लगातार वार्ता जारी रहेगी। और हम चीन को बताएंगे कि देखिए, रिश्ते जो हैं वो तभी आगे बढ़ते हैं जब दोनों देश एक दूसरे के एस्पिरेशंस, कंसर्न्स, प्रायोरिटीज उनको मद्देनजर रख के ही एक्शंस लें। कांग्रेस ने NSG की सदस्यता नहीं मिलने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं। There was no reason for our government to have filed this application. It was ill-advised. We have said in the past, I'm repeating it, diplomacy is not done by loud pronouncements, creating heightened expectations, a misplaced euphoria, and ends up with embarrassing the country itself. भारत जो NSG की सदस्यता
लेने के लिए उसने इतनी आतुरता दिखाई, इतनी व्यग्रता दिखाई, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना यह है, बहुत मजबूती के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारत को एनएसजी की सदस्यता स्वीकार करनी ही नहीं चाहिए। बीते शुक्रवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में संपन्न एनएसजी के पूर्ण अधिवेशन में भारत इस समूह में प्रवेश सुनिश्चित करने में नाकाम रहा था। भारत को चीन समेत कुछ अन्य देशों से विरोध का सामना करना पड़ा था। इन देशों ने एनपीटी पर दस्तखत नहीं करने को आधार बनाया था। इस बीच एनएसजी ने भारत की सदस्यता पर अनौपचारिक चर्चा के लिए एक समिति गठित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री आवास पर गिरफ्तारी देने जा रहे 52 आम आदमी पार्टी विधायकों को धारा 144 तोड़ने के आरोप में रविवार को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा बताया है। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ प्रधानमंत्री निवास की ओर जा रहे आम आदमी पार्टी के 50 से ज्यादा विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हें करीब 3 घंटे पुलिस हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया था। वो 144 लागू होने के बावजूद और उनको डिटेन किया गया। ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें इस इश्यूज पे कोई लीगल एक्शन नहीं बन रहा था और कोई लीगल एक्शन नहीं किया गया। डिस्पाइट दैट लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट किए गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। इसमें सभी पार्टी के विधायकों ने प्रधानमंत्री निवास 7 RCR जाकर सरेंडर करने का फैसला किया, जिसमें सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर गिरफ्तारी की राजनीति का आरोप लगाया है। अगर आपको आम आदमी पार्टी के साथ में इस तरह की पॉलिटिक्स करनी है कि आप विधायकों को गिरफ्तार कर करके अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं दिल्ली में, देश में, और आपको काम की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, तो फिर आप इकट्ठे गिरफ्तार कर लीजिए। इसलिए हम आज उनके पास में जा रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा करार दिया है। अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी हैं, वो हर समय वो ड्रामा करके कुछ ना कुछ नाटकीय ढंग से चीजों को लाना, उनको काम नहीं है क्या? दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली के लोगों को सेवा करने के लिए इतना भारी बहुमत से एक मौका दिया है, वो मौका को गवा के वो नाटक करते रहते हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की लड़ाई में जनता पिस रही है और विकास के काम ठप पड़े हैं। दोनों के दोनों दिल्ली के प्रति दोनों की अपनी जवाबदेही में विफल हो रहे हैं, तो दिल्ली की जनता पिसी रही है। आज दिल्ली के अंदर पीने के पानी की दिक्कत है, बिजली की दिल्ली में दिक्कत है। 1000 बसें कम हो गई हैं डीटीसी की, क्योंकि उनकी मरम्मत सही पे नहीं हो पा रही है। सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। शनिवार को गाजीपुर सब्जी बाजार संघ के अध्यक्ष ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को डराया धमकाया गया। हालांकि पुलिस साफ कर चुकी है कि इसमें कोई मामला नहीं बनता। इससे पहले शनिवार को महिला से बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से 30 सितंबर तक अपनी अघोषित आय की जानकारी देने की अपील की। ऐसे लोगों से जुर्माने के साथ टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन जांच नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल की दुखद यादें लोकतंत्र में भरोसे को मजबूत करती हैं। हालांकि कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 21वीं बार रेडियो के जरिए लोगों से मन की बात की। इसमें उन्होंने कहा कि लोगों के पास अपनी अघोषित आय के खुलासे के लिए 30 सितंबर तक आखिरी मौका है। इसके बाद कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकार को कोई कठोर कदम उठाने से पहले जनता जनार्दन को अवसर देना चाहिए, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अघोषित आय को घोषित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। दूसरे प्रकार से 30 सितंबर के बाद होने वाले संकटों से मुक्ति का एक मार्ग है। प्रधानमंत्री ने 1975 में 25 जून की रात लगे आपातकाल की बरसी को लोकतंत्र के लिए काली रात करार दिया। उन्होंने कहा कि इसकी दुखद यादों से लोकतंत्र में भरोसा मजबूत होता है। कभी कभी मेरे मन की बात की बड़ी मजाक भी उड़ाई जाती है, बहुत आलोचना भी की जाती है, लेकिन ये इसलिए संभव है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन 26 जून 1975 वो भी एक दिन था। 25 जून की रात और 26 जून की सुबह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक ऐसी काली रात थी कि भारत में आपातकाल
लागू किया गया। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि सरकार लोगों की आवाज दबा रही है और संवैधानिक प्रक्रियाओं को तोड़ रही है। Unwritten, undeclared emergency has been declared. Disrespect for the Constitution, subjugation of democracy by bringing down elected governments, right of dissent taken away. पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में इसरो को मेगा सैटेलाइट मिशन की कामयाबी के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने योग दिवस मनाए जाने की खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि योग के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। प्रधानमंत्री ने किसानों को अच्छे मॉनसून के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि आतंकवाद, तस्करी और मादक पदार्थ से जुड़ी गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई हैं और समाज में खुशहाली के लिए इनके गठजोड़ को खत्म करना होगा। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस से जुड़े समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि शराब और दूसरे नशीले पदार्थ की लत सामाजिक जीवन में तबाही का कारण है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम करने वालों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर इस खतरे को दूर करने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की भी सराहना की। And there is broad unanimity in the views that drug trafficking, arms smuggling and terrorism are closely linked. And unless this cycle is broken, it would be very difficult to fight against the menace. तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष EVKS इलानगोवन का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी नेता शिवरमन के मुताबिक इलानगोवन ने 15 जून को ही इस्तीफा सौंप दिया था। डीएमके के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 8 सीटों पर जीत मिली थी। सरकार की तरफ से फार्मा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश के फैसले से इस क्षेत्र के तेजी से विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार का दावा है कि इस फैसले से फार्मा उद्योग का विकास 20% तक बढ़ेगा। सरकार को भरोसा है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई की इजाजत देने का फायदा बड़े पैमाने पर फार्मा कंपनियों को मिलेगा। इस कदम से कंपनियों के विलय, अधिग्रहण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार की मंजूरी से इस क्षेत्र में 100% एफडीआई आ सकेगी। With the new announcement of the increase in FDI to the 100% through automatic route, I think pharma will grow by 20%. लेकिन जानकारों का कहना है कि ये देखना होगा कि बड़ी विदेशी फार्मा कंपनियां अगर भारत में आना चाहते हैं तो बौद्धिक संपदा और दवाइयों के पेटेंट से जुड़े लचीले कानून इसमें रुकावट तो नहीं बनेंगे। We also have to play by the international law if we really want a long-term benefit to come to our country, which is we have to protect, the IPR. Their technology should not be leaked out. We can negotiate very hard with them because many of them would like to come. At the end of the day, we are the second largest populated country in the world. भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग में पिछले सालों में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। साल 2000 से 2014 के बीच फार्मा सेक्टर में करीब $12,689 मिलियन का निवेश हुआ है और इसके 2016 तक $20 मिलियन और 2020 तक $55 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है और सरकार के एफडीआई की सीमा बढ़ाने से इस क्षेत्र में तेजी से निवेश की उम्मीद है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर हुए जनमत के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है। जनमत संग्रह में यूरोप से अलग होने के फैसले के बाद खुद ब्रिटेन और उसके प्रमुख राजनीतिक दल टूट की कगार पर हैं। इधर पूरी दुनिया की नजर ब्रिटेन के पल पल बदलते घटनाक्रम पर है। ब्रेक्सिट वोट के नतीजे आने के बाद से ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल आ गया है। पहले प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टी में बगावत की खबरें हैं। पार्टी के 8 सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष जेरेमी कॉर्बिन से समर्थन वापस ले लिया है।
शैडो कैबिनेट के 11 सदस्यों ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है, जबकि विदेश नीति प्रमुख को विरोध के बाद कॉर्बिन ने हटा दिया है। हालात पर चर्चा के लिए पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई है। People have had enough of the politics of abuse and the politics of control. This is about the politics of democracy. यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला स्कॉटलैंड को भी रास नहीं आ रहा है। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा है कि स्कॉटलैंड के हितों की रक्षा के लिए आज़ादी के सवाल पर फिर से विचार करना जरूरी है। Look, my guiding principle in this is to protect Scotland's interests. I'm not starting from the point of independence, but if independence becomes the only way we can protect Scotland's interests, then that is an option that we must have on the table. ब्रेक्सिट के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी काफी सरगर्मियां हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि ब्रिटेन के नेताओं को यूरोपीय संघ से अलग होने के परिणामों पर दोबारा सोचने का मौका मिलना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी हालात पर चर्चा के लिए लंदन पहुंच रहे हैं। I have no doubt about our ability to be able to do that. And so we will continue, the United States, to have a very close and special relationship with Great Britain. We value that relationship. That does not change because of this vote. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक ब्रिटेन के फैसले के लिए बाजार तैयार नहीं थे। इधर चीन ने कहा है कि ब्रिटेन के इस फैसले के परिणाम और नुकसान अगले 10 साल में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दुनिया भर में विस्थापितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस वक्त दुनिया भर में बेघर लोगों की तादाद रिकॉर्ड कई करोड़ से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में जारी हिंसा के बीच आंतरिक विस्थापितों की सही संख्या का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया और यमन जैसे मुल्कों में जारी हिंसा के बीच लाखों लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। दुनिया के कुल विस्थापितों में से आधे सिर्फ 3 देशों सीरिया, अफगानिस्तान और सोमालिया के हैं। इनमें से कई दूसरे देशों तक पहुंचने की कोशिश में हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। Unfortunately, the number in the last year has gone up by 10%. We're now at 65 million people. 2/3 are internally displaced people, the most difficult to reach. 1/3 are refugees. 90% are in middle-income countries or in poor countries. 50% of the refugees are children. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के मुताबिक दुनिया के हर 113 लोगों में से एक व्यक्ति शरणार्थी है। पिछले कुछ साल में दुनिया भर में करीब 7 करोड़ लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये विस्थापितों की सबसे बड़ी संख्या है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में बढ़ती हिंसा इसकी बड़ी वजह है। In the Syria crisis, the facts speak for themselves. Hundreds of thousands killed and well over 1 million injured. Life expectancy in Syria has dropped by, wait for it, imagine this, 20 years. Approximately half of the population has been forcibly displaced. विस्थापितों को अमानवीय हालात में जीवन गुजारना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मदद पहुंचाना और बेहतर हालात दे पाना तकरीबन नामुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि विस्थापितों की तादाद में रोज बरोज हो रहे इजाफे से हालात और खराब हो रहे हैं। On the Anbar corridor alone, we assume that there will be 440,000 people that will be newly displaced. Along the Mosul corridor, double that, 840,000 people. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि विस्थापितों की बदहाली की बड़ी वजह विकसित देश हैं। ये देश हिंसा भड़काकर पीछे हट रहे हैं और विस्थापितों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया के शरणार्थियों का संकट कनाडा तक भी पहुंचा है। कनाडा सरकार ने उनको बसाने के लिए जनता को भी भागीदार बनाने का फॉर्मूला बनाया है। इसके चलते शरणार्थी सीरियाई दूसरे प्रवासी लोगों की तरह वहां के समाज में घुल मिल गए हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने टोरंटो में ऐसे ही एक शरणार्थी परिवार का मुआयना किया। ये है कनाडा के मिसिसागा शहर का केरी विंसेंट कैनेडी का परिवार, जो रोज अपने बगीचे से फूलों का गुलदस्ता सीरिया से आए एक शरणार्थी परिवार के लिए बनाती है।
We're going in to visit our lovely family, the Al-Kurdi family, who are a Syrian refugee family. हिसाम अल-कुर्दी का सीरिया के दमिश्क में भरा पूरा संपन्न परिवार था। सीरिया में बमबारी की चपेट में इनका भी घर आ गया। The government started to bombard this area, and we left my area for like 10 months. लेकिन यहाँ के कैनेडी परिवार से इस सीरियाई शरणार्थी से ऐसा रिश्ता जुड़ गया कि ये परिवार बन गए। I'm very happy now because when I arrived at Canada, I find great family and people help me not only to learn English. कैनेडी दंपति ने हिसाम के परिवार को रहने के लिए किराए का फ्लैट दिया है। हिसाम को भी अब काम मिल गया है। उनकी बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं। My name is Judy Hisham Al-Kurdi. I was studying and I was in grade 3 when I left Syria. केरी का कहना है कि कनाडा में कई परिवारों ने सीरियाई शरणार्थियों को अपनाया है और उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। Just hearing all the horrific stories in the news about the refugees, the crisis happening in Europe and the terrible ongoing conflict in Syria. हिसाम अल-कुर्दी का परिवार अब कनाडा की आबोहवा में रच बस गया है। उनकी तरह दूसरे सीरियाई परिवारों को अपनाकर कनाडा का मिसिसागा शहर बहुसांस्कृतिक समाज की एक मिसाल बन रहा है। कनाडा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों को निजी तौर पर सीरियाई शरणार्थियों को प्रायोजित करने की छूट दी है। इसके तहत वे खर्च भी वहन कर रहे हैं और उनकी देखरेख भी कर रहे हैं। मानवता के इतिहास में एक नया प्रयोग है जिसे कनाडा अपने यहाँ कर रहा है। कनाडा सरकार ने अभी तक तकरीबन 25,000 सीरियाई शरणार्थियों को जगह दी है और निजी नागरिक भी इसी तरह लोगों को अंगीकार और स्वीकार कर रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन भरत राज के साथ कनाडा के मिसिसागा से अखिलेश सुमन। इराक में सेना ने फालूजा में जीत का ऐलान किया है। रविवार को सेना ने कहा कि फालूजा को इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है। फालूजा पर जनवरी 2014 से आतंकवादियों का कब्जा था। इस जीत से उत्साहित इराक के प्रधानमंत्री हैदर अबादी ने दावा किया है कि जल्द ही मोसल को भी इस्लामिक स्टेट से आजाद करा लिया जाएगा। अबादी ने कहा कि फालूजा में बड़ी तादाद में आईएस के आतंकी मारे गए हैं और जल्द ही इराक से संगठन का सफाया कर दिया जाएगा। वहीं इजराइल और तुर्की के बीच रविवार को आपसी रिश्ते सामान्य होने का ऐलान कर दिया गया। दोनों देशों के बीच 2010 से रिश्ते खराब थे। गाजा जा रहे एक जहाज पर इजराइल के हमले में तुर्की के 10 नागरिक मारे गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते खत्म हो गए थे। तब से दोनों देशों के बीच काफी तनाव था। रोम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तुर्की अधिकारियों के बीच बैठक के बाद शांति डील का ऐलान किया गया। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत के 4 और खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कजाकिस्तान के अलमाटी में 200 मीटर दौड़ में ओडिशा की सरबनी ने 23.07 सेकंड में रेस पूरी करके रियो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की। मोहम्मद अनस ने 400 मीटर दौड़ में 45.40 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक का टिकट हासिल किया। अंकित शर्मा ने 8.17 मीटर की लंबी छलांग लगाकर रियो का टिकट पाया, जबकि तीरंदाजी की रिकर्व स्पर्धा के लिए कोलकाता के अतनु दास ने जीत के साथ ओलंपिक में खेलने का टिकट हासिल किया। इसके साथ ही रियो के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 100 के पार चली गई है। वहीं अगर बात करें फुटबॉल की तो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। रविवार को मेजबान फ्रांस ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे आयरलैंड गणराज्य को 2-1 से हरा दिया। फ्रांस की तरफ से एंटोनी ग्रिजमैन ने 2 गोल किए। दूसरे मैच में जर्मनी ने स्लोवाकिया को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि तीसरे मैच में बेल्जियम ने हंगरी को 4-0 से हरा दिया। बेल्जियम की तरफ से ईडन हजार्ड ने 2 गोल किए। और अब बात खास शख्सियत की। राहुल देव बर्मन, पंचम या सिर्फ आरडी, इस नाम को सुनते ही कानों में हजारों धुनें गूंजने लगती हैं। हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले इस महान संगीतकार का आज जन्मदिन है। आइए याद करते हैं पंचम दा को।
राहुल देव बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब का राग मालगुंजी पर आधारित ये गाना। घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया घर आजा। और अब वो गाना जिसे सुनकर शम्मी कपूर खुशी से पागल हो गए थे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। ये थी राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन की वर्सटैलिटी। 27 जून 1939 को सचिन देव बर्मन के घर जन्म लेने वाले पंचम संगीत के लिए ही बने थे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। उन्होंने बाकायदा उस्ताद अली अकबर खान और पंडित समता प्रसाद से संगीत की शिक्षा ली। पिता के सहायक के रूप में उन्होंने चलती का नाम गाड़ी, तेरे घर के सामने, बंदिनी, गाइड, आराधना जैसी फिल्में की। कम ही लोगों को पता होगा कि सलील चौधरी के इस गीत में माउथ ऑर्गन पंचम ने ही बजाया था। छोटे नवाब के बाद 1966 में आई तीसरी कसम के बाद आर.डी. के संगीत पर पूरा देश झूम रहा था। जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। जाते जाते उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का संगीत दिया। ये संगीत अमर रहा, लेकिन इसकी सफलता को आर.डी. देख नहीं पाए। 4 जनवरी 1994 को उनका देहांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। आतंकवाद पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जवाबी कार्रवाई में नहीं गिरेंगे गोलियां। भारत को अस्थिर करने का लगाया आरोप। MTCR का 35वां सदस्य बनेगा भारत। विदेश सचिव एस जयशंकर करेंगे हस्ताक्षर। उच्च मिसाइल तकनीक हासिल करने में मिलेगी मदद। चीन पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया। द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत के हितों का रखे ख्याल। साल के आखिर में फिर हो सकती है NSG की बैठक। ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल। विपक्षी दल लेबर पार्टी में बगावत। शैडो कैबिनेट से 11 सदस्यों का इस्तीफा। स्कॉटलैंड में फिर उठी आजादी की मांग। रियो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 100 के पार। 200 मीटर में सरबनी और 400 मीटर में मोहम्मद अनस लगाएंगे दौड़। लंबी कूद में अंकित शर्मा और तीरंदाजी में अतनु दास ने किया क्वालिफाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।